हमने पिछली वीडियो में स्टैक ओवरफ्लो को एक्सप्लॉइट करा था रिटर्न टू विन टेक्निक की मदद से। आज की वीडियो में हम यूज करने वाले हैं एक और ऐसी ही दूसरी टेक्निक रिटर्न टू शेल कोड, जिसकी मदद से हम स्टैक ओवरफ्लो को एक्सप्लॉइट करेंगे। लेकिन जब हमने रेड टू विन पढ़ ली थी तो रेड टू शेल कोड यूज ही क्यों कर रहे हैं हम, इसका क्या काम है। तो रेड टू विन में हमारे को एक विन फंक्शन दिया गया था जिसपे हमारे को रिटर्न करना था। सारा कोड उसके अंदर लिखा हुआ था तो हमारे को डायरेक्ट शेल मिल जाता। लेकिन अगर आप सोचोगे रियल वर्ल्ड में एक नॉर्मल बाइनरी के अंदर आपको ऐसे विन फंक्शन जो कि आपको डायरेक्टली विन दे दे, आपको शेल दे दे, ऐसे नहीं मिलते। तो उसी कमी को पूरा करने के लिए हम रिटर्न टू शेल कोड पढ़ेंगे जिसमें ऐसे किसी विन फंक्शन की कोई जरूरत नहीं है। और जो भी बाइनरी मैं इसमें यूज करूंगा वो आपको मेरे गिटहब पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसकी प्रैक्टिस जरूर करना, तभी बाइनरी एक्सप्लोरेशन में मजा आएगा। तो अब आप लोगों को दिखेगा हम लोगों को एक बाइनरी दी गई है रेड टू शेल कोड, ठीक है, जो कि एक SUID बिट सेट बाइनरी है। हमारा सेम काम है इस बाइनरी को एक्सप्लॉइट करके हमारे को शेल लेना है। अब अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलर बाइनरी की, तो ये बाइनरी मैंने नहीं लिखी है, ठीक है। ये वाली बाइनरी मैंने लास्ट CTF के लीकी पाइप चैलेंज से ली है। ये उसी की बाइनरी है, बस मैंने इसको रीनेम करा है। अब सबसे पहले बिल्कुल अटैक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इस टेक्निक का नाम है रिटर्न टू शेल कोड, यानी कि रेड टू शेल कोड। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए शेल कोड होता क्या है। शेल कोड, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन या एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट में, तो हम उस कोड को कहते हैं जो कि हम मेमोरी में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे को शेल मिल जाता है। अब जरूरी नहीं है शेल मिले, इसमें लोग अलग अलग अपने मलिशियस काम लिखते हैं। रिवर्स शेल मिल जाए या फिर कोई फाइल को पढ़ के दिखा दे, कैट कर दे, ओपन कर दे कोई फाइल, उस टाइप की कुछ भी मतलब काम कर सकते हो। तो ये एक कोड होता है जिसको आप डायरेक्टली मेमोरी में डाल सकते हो। तो हम शेल कोड को अलग क्यों स्पेसिफाई कर रहे हैं, मतलब शेल कोड तो कोई भी ऐसा कोड हो सकता है जो हमारे को शेल दे दे ना। सी का कोड भी हो सकता है, पाइथन का कोड भी हो सकता है। तो शेल कोड में एक स्पेसिफिक बात याद रखना, ये डायरेक्टली मेमोरी में इंजेक्ट हो सकता है। तो इसको कोई कंपाइल करने की कोई जरूरत नहीं होती, किसी कंपाइलर को देने की कोई जरूरत नहीं, किसी असेंबलर को देने की, लिंकर को देने की कोई जरूरत नहीं। आप इसको डायरेक्टली मेमोरी के अंदर डाल दो। ये सबसे लो लेवल कोड होता है, ये मशीन की लैंग्वेज में होता है, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली मेमोरी के अंदर डालते हो और ये एग्जीक्यूट हो जाता है। अब ये जो कोड होता है लिटिल एंडियन फॉर्मेट में होता है, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था। स्टैक के अंदर जो हम एड्रेसेस डाल रहे थे वो लिटिल एंडियन फॉर्मेट में थे, है ना। तभी प्रोसेसर उनको समझ पाता है, उसी भाषा में वो समझ पाता है ना। ये भी सेम उसी फॉर्मेट में होगा सबसे लो लेवल में। तो आप यही समझ सकते हो ये असेंबली भी इससे हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये सबसे लो लेवल होती है। शेल कोड असेंबली से ही बनते हैं, ठीक है। बस शेल कोड एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, मलिशियस पर्पस यूजुअली हम यूज करते हैं। और इसके अंदर हम क्या काम करते हैं कि एक तो नल बाइट नहीं होनी चाहिए और कुछ बैड कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं, वो सब हम हटा देते हैं। बाकी असेंबली का ही कोड होता है, बस लिटिल इंडियन फॉर्मेट में, आप ऐसे समझ सकते हो। अब इस चैलेंज को रन करके देखते हैं, बाइनरी का कुछ एनालिसिस कर लेते हैं कि बाइनरी क्या करती है, उसके बाद हम इसको एक्सप्लॉइट करना शुरू करेंगे। एंटर मारते हैं। अब यहाँ पे नॉर्मल सी स्ट्रिंग्स काफी सारी प्रिंट कर रही है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यहाँ पे एक एड्रेस दिख रहा है मुझे मेमोरी का। मेमोरी में जैसे नॉर्मल एड्रेस होता है, तो यहाँ पे एक मेरे को एड्रेस दिख रहा है मेमोरी का। अब ऐसे अगर कोई बाइनरी एड्रेस दिखाती है, कोई भी एड्रेस लीक करती है, तो हम इन्हें लीक्स बोलते हैं कि ये बाइनरी एक एड्रेस मेमोरी के अंदर का लीक कर दिया, ठीक है। और ये काफी डेंजरस हो सकता है, आगे चल के अभी हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एड्रेसेस ऐसे लीक नहीं करनी चाहिए और बहुत केसेस में ऐसे होते हैं। इसके लिए स्पेसिफिक अटैक भी होते हैं कि मेमोरी से कैसे एड्रेस को लीक करवाया जाए, आगे चल के देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी हमसे इनपुट मांग दी नॉर्मल से, तो मैं इनपुट दे देता हूँ, कुछ भी आप इनपुट दे सकते हो, और उसके बाद ये नॉर्मली से एग्जिट कर दी। अब हमेशा ऐसे में एक चीज चेक करनी होती है, जब आपको ऐसे एड्रेस लीक मिले तो आपको क्या चेक करना होता है कि बाइनरी को दोबारा रन करके देखो कि क्या ये एड्रेस सेम है या ये रेंडमाइज हो रहा है, ऐसे हमें देखना होता है। एंटर मारते हैं। अब आप देखोगे क्या ये एड्रेस और ये एड्रेस अलग है, हाँ बिल्कुल अलग है। इसका मतलब ये एड्रेस रेंडमाइज हो रहे हैं। तो मतलब अगर कहीं पे भी हमारे को इस अटैक में इस एड्रेस को यूज करना पड़े तो हम इसको ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम इसको अगली बार रन करेंगे ये एड्रेस ही बदल चुका होगा ना, रेंडमाइज हो चुका होगा। तो हम इसको देखेंगे कैसे हम इन एड्रेसेस को यूज कर सकते हैं अगर ये रैंडम हो रहे हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एड्रेस है किसका, है ना। अगर कोई एड्रेस हमारे को एक बाइनरी दे रही है तो हमारे को वो काम आ सकता है एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट। ये एक तरह से हिंट होती है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, GDB में अपनी बाइनरी को खोल लेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये एड्रेस एक्चुअली है किस चीज का। तो मैं GDB में खोल लेता हूँ इस बाइनरी को, रेड टू शेल कोड को। सबसे पहले मैं यहाँ पे करूंगा इन्फो फंक्शंस। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे काफी अजीब सा बहुत सारे फंक्शन है बड़े बड़े, तो आप इसको देख के आराम से समझ सकते हो ये C++ का कोड है। जब C++ का कोड होता है तभी इतने गंदे तरीके के फंक्शन दिखाए जाते हैं हमारे को, क्योंकि GCC मेनली जो ओरिएंटेड है या मेनली जो बना है वो C को डिबग करने के लिए बना है, वो C के कोड्स के लिए बना है। लेकिन अगर आप उसमें C++ लाते तो वो इतना एफिशिएंट नहीं है जितना वो C के साथ है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो बहुत गंदे दिखते, तो इससे देख के समझ आता है C++ का कोड। अब हम क्या काम करते हैं, डिसअसेंबल कर लेते हैं मेन को, ठीक है। मेन फंक्शन को डिसअसेंबल करके उसकी डिसअसेंबली देख लेते हैं। अब मैं डिसअसेंबली आपको नहीं समझाने वाला है, मैं इतनी डिसअसेंबली बिठा के समझाऊं, आप खुद ही इसको समझने की जरूरत भी नहीं है इस चैलेंज के अंदर, तो हम इस पर ध्यान भी नहीं देंगे, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर चैलेंज में असेंबली समझनी पड़े, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, मैं सीधा रिटर्न एड्रेस पे ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा यहाँ पे,
ठीक है, और फिर हम जो एड्रेस ये लीक कर रही है वो एड्रेस देखेंगे वो किस चीज का एड्रेस है। तो ब्रेक लगाने के मैं लिखूंगा ब्रेक स्टार, हमें मेन फंक्शन प्लस ये जो जगह है 252 ये दूंगा कि 252 पे यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा दो। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, इसको रन करेंगे। अब ये एड्रेस हमारे को लीक हो गया। अब पहले मेरे को कुछ इनपुट डालना पड़ेगा, तो मैं इनपुट डालता हूँ ए बी 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 सी 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 डी 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 ई ई एफ 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 एफ, कुछ भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने ये डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ हम नॉर्मल से मेन फंक्शन के रिटर्न एड्रेस पे आ गए। अब जो इसने वो एड्रेस लीक करा था मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। ये एड्रेस था, इसको कॉपी कर लिया। अब मैं क्या काम करूंगा, इसको मैं इंस्पेक्ट करूंगा। तो इंस्पेक्ट करने के लिए एक्स का यूज करते हैं एज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की फॉर्मेट में इंस्पेक्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इंस्पेक्ट कर रहा हूं स्ट्रिंग की फॉर्मेट में, या एग्जामिन कह सकते हो आप इसको। तो मैं एड्रेस को पेस्ट करता हूं। अब अगर आप देखोगे तो ये एड्रेस किसको पॉइंट कर रहा है, ये एड्रेस हमारे इनपुट का एड्रेस है, यानी कि हमारा इनपुट जहां से स्टार्ट हो रहा है ये उसका एड्रेस है। ठीक है, अगर आप देखोगे ये किसका एड्रेस है, हमारे इनपुट का एड्रेस है। यूजुअली जो हमारा इनपुट है वो स्टैक के अंदर स्टोर होता है। आप इस एड्रेस को वेरीफाई भी कर सकते हो कि एड्रेस स्टैक का है या नहीं। उसके लिए पॉन डिबग में आपको कमांड लिखना पड़ेगा। सिर्फ ये पॉन डिबग के लिए, जीडीबी वालों के लिए नहीं है, तो पॉन डिबग इंस्टॉल कर लेना। xinfo कमांड आता है। ठीक है, मैं इस एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ। अब हम यहाँ लिखेंगे xinfo और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस पेस्ट कर देंगे, एंटर मारेंगे। तो xinfo मुझे बताता है कि ये एड्रेस कहाँ का एड्रेस है, मतलब ये हमारी मेमोरी के अंदर है, हीप का एड्रेस है, लिप्सी का एड्रेस है। तो ये मुझे बता देगा कि भाई ये स्टैक के अंदर का एड्रेस है। ठीक है, ये स्टैक का एक पॉइंटर है जो स्टैक को पॉइंट कर रहा है एक जगह पे। अब इतना क्लियर हो गया हमारे को, ये बात समझ आ गई। अब सबसे पहले हमारे को पता है क्योंकि इसके अंदर स्टैक बफर ओवरफ्लो है, तो मैं सीधा ढूंढने के लिए क्या काम करूंगा, बहुत सारी वैल्यूज डाल दूंगा, देखूंगा ये प्रोग्राम क्रैश होता है या नहीं होता। ठीक है, अब वो जो बहुत सारी वैल्यू है वो आपको हाथ से लिखने की कोई जरूरत नहीं होती कि पिछले बार हमने एक पैटर्न बनाया था ना ए बी 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 सी 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 डी 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 डी, वो करने की कोई जरूरत नहीं। ऑटोमेटिकली उसके लिए टूल्स आते हैं। ठीक है, ऑटोमेटेड, तो आपको कोई करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने पॉन टूल्स इंस्टॉल कर रखा है तो आपके पास ये आ गया होगा साइक्लिक कमांड। या आप पॉन डिबग के अंदर भी चला सकते हो, या अपने नॉर्मल टर्मिनल पे भी लिखोगे साइक्लिक तो भी काम करता है। ये पॉन टूल्स के साथ ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड आता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप 120 बोल देता हूँ, तो ये 120 कैरेक्टर्स मेरे लिए जनरेट कर देगा। और आप देखोगे एक स्पेशल पैटर्न है ए, ठीक है, उसके बाद बी ए सी ए, एक स्पेशल पैटर्न है ताकि हम पहचान पाए कि कितने बाइट्स बाद ओवरफ्लो हो रहा है, रिटर्न एड्रेस को हम कितनी बाइट्स पे राइट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसको दोबारा रन करता हूँ प्रोग्राम को। ठीक है, ब्रेक पॉइंट मैंने लगा ही रखा है रिटर्न एड्रेस पे, पेस्ट करते हैं यहाँ पे, इसको एंटर मारते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो हो चुका है। यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू से ओवरराइट कर दिया है। इसको कहीं आगे का रास्ता नहीं मिल रहा है कि कहाँ रिटर्न करूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब अगर आपको देखना है कि कितनी वैल्यू पे हमारा ओवरराइट हुआ है, तो आप या तो यहाँ के लास्ट की 4 बाइट्स कर सकते हो कॉपी। ठीक है, या फिर आप आरएसपी जो है, आरएसपी रजिस्टर जो कि स्टैक को पॉइंट करता है, उसकी शुरू की 4 बाइट आप कर सकते हो। जो रिटर्न एड्रेस पे एड्रेस दिखाया जाता है ये उल्टा दिखाया जाता है हमारे को। ठीक है, तो अगर आप देखोगे जो के होता है, के की हेक्स वैल्यू होती है 6B, तो ये उल्टा दिखा रहा होता है हमारे को। तो एक्चुअली में ऐसा है स्टैक के ए। ठीक है, 3 बार। तो अब मैं क्या काम करूंगा, मैं दूंगा साइक्लिक -L और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। तो मुझे ये बता देगा कि भाई ऑफसेट क्या है, मतलब 40 बाइट्स के बाद मैं कुछ भी लिखूंगा। ठीक है, मैं 40 बाइट्स के बाद कुछ भी लिखूंगा वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, रिटर्न एड्रेस के आगे। तो इसको चेक करने के लिए हम कर सकते हैं साइक्लिक और 40 दे देते हैं यहाँ पे, साइक्लिक 40, तो ये 40 लेटर्स जनरेट कर देगा। अब मैं इसको दोबारा रन करूंगा प्रोग्राम को। ठीक है, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा 40 लेटर्स और उसके बाद मैं यहाँ पे दे दूंगा बी 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 की हेक्स वैल्यू होती है 42। एंटर मारते हैं, रिटर्न एड्रेस पे हमारे को दिख जाएगा 42424242। इसका मतलब हमने रिटर्न एड्रेस को कंट्रोल कर लिया। अब जहां मर्जी हम इसको चाहे मोड़ सकते हैं, लेकिन इस बात को याद रखना, यहाँ कोई विन फंक्शन नहीं है, तो इसको हमारे को सोच के ले जाना पड़ेगा कि प्रोग्राम को ऐसा कहां ले जाए कि हमारे को शेल मिल जाए। ठीक है, तो हम इसके लिए एक्सप्लॉइट लिखना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे मैं समझाता जाऊंगा हमारे को इसको कहां ले जाना है। तो मैं विम के अंदर खोल लूंगा exploit.py। अब मैंने नॉर्मली जो हम लिखते हैं फ्रॉम पॉन इंपोर्ट एवरीथिंग, और यहाँ पे शिबैंग लाइन दे दी है। अब सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, अपनी जो एल्फ है, हमारी जो फाइल है जिस पे हम काम कर रहे हैं, वो पॉन टूल्स को बता देंगे हमारी फाइल कौन सी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हमारी जो एल्फ है वो है रेट टू शेल कोड। ठीक है, ये हमारी एल्फ है, ताकि ये इसको एनालाइज कर लेगा, इसके अंदर के जितने फंक्शंस हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, उन सबके नाम ये अपने पास स्टोर रख लेगा, ताकि कभी उनका एड्रेस वगैरह आपको आगे चाहिए हो तो ये आपको डायरेक्टली दे सकता है, आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं जीडीबी के अंदर से। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज हम कॉमनली करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है, context.binary। ठीक है, अब ऐसा हम क्यों करते हैं, हम इसको ये कह रहे हैं कि ये जो एल्फ मैंने बनाई है इसको इक्वल कर दो context.binary के। ठीक है, और उसी को इक्वल कर दो एल्फ के, मतलब इसको 2 वेरिएबल पे सेट कर रहे हैं। एल्फ इक्वल्स टू करा था, हम इसको context.binary के भी इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, context.binary के इक्वल करने से क्या होता है,
पॉन्टूल्स इस बाइनरी को एनालाइज करेगा और समझ जाएगा कि आप जो पूरा काम कर रहे हो, ठीक है, आप जो अपना पूरा एक्सप्लॉइटेशन का काम कर रहे हो वो इस बाइनरी पे कर रहे हो, ठीक है। तो अब इससे फायदा क्या होगा, ये इसका आर्किटेक्चर डिटेक्ट कर लेगा कि भाई ये बाइनरी 64 बिट है या 32 बिट है। तो आपको कहीं पे आगे चल के इसको बताना नहीं पड़ेगा, पॉन्टूल्स को भी आपको देखना पड़ेगा कि आगे चल के बताना पड़ता है कि भाई ये बाइनरी 64 बिट है 32 बिट है, वो सब आपको कहीं करना नहीं पड़ेगा। आप इसको अगर डायरेक्टली बता देते हो, यहाँ पे ऐसी लाइन लिख देते हो, तो इससे फायदा क्या होता है, ये बाइनरी को एनालाइज करेगा और देखेगा कितने बिट की बाइनरी है, और आगे जाके कहीं पे भी आपको बाइनरी को मेंशन करना है कि मैं इस बाइनरी पे काम कर रहा हूँ, वो सब भी ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। तो अभी आपको समझ आता रहेगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो आगे चल के देखते हैं इसको। अब मैं यहाँ पे प्रोसेस से स्टार्ट करूंगा अपना कि भाई जो हमारा प्रोसेस है वो स्टार्ट करो, ठीक है। बाइनरी का नाम देंगे कि इस बाइनरी को स्टार्ट करो, रन करो। अब वो बाइनरी का नाम भी आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया जब आप एक बार कॉन्टेक्स्ट डॉट बाइनरी सेट कर देते हो तो पॉन्टूल्स ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि आप किस प्रोसेस की बात कर रहे हो। आप उसको कहना चाह रहे हो कि इस बाइनरी को रन करो, तो वो ऑटोमेटिकली रन कर लेगा। तो अब आपको ये भी देने की जरूरत नहीं कि प्रोसेस किसको रन करना है। आप स्पेशली अगर किसी और को रन करना चाहते हो, कोई और बाइनरी आपके माइंड में है, तो वो तो आपको लिखना पड़ेगा कि मान लो मैं नेटकैट रन करना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप इसी बाइनरी की, जिसको आपने कॉन्टेक्स्ट डॉट बाइनरी के इक्वल करा है, आप इसी को रन करना चाहते हो, तो आपको देने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि आप इसकी बात कर रहे हो। तो पॉन्टूल्स बहुत स्मार्ट है, बहुत सारा काम कर सकता है आपका ऑटोमेटिकली। अब आती है अगली चीज, हम अपना पेलोड सेंड करेंगे। जो हम पेलोड अभी लिखेंगे कि हमारे को क्या सेंड करना है जिससे हमारे को शेल मिलेगा, वो पेलोड। और नेक्स्ट लास्ट में हम क्या काम करेंगे, इंटरैक्टिवली जो शेल हमारे को मिला है उससे अपने कमांड लिखेंगे, आउटपुट मिलेगा। ये तो कॉमन सा होता है, ठीक है, पिछली बार भी हमने करा था। अब मेन चीज आती है पेलोड बनाना। क्या ऐसा पेलोड डालें जिससे हमारे को शेल मिल जाए, है ना। तो पेलोड इक्वल्स टू, सबसे पहले तो हमारे को पता है कि साइक्लिक 40 डालना है। अब ये हमारे को पता है कि रैंडम 40 बाइट्स का कुछ भी हम डेटा डालेंगे तो हमारा काम हो जाए, क्योंकि उसके बाद हम रिटर्न एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। तो रिटर्न एड्रेस डालना है, इसके बाद कहाँ रिटर्न करना है आपको, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पैक फंक्शन यूज करूंगा। पिछली बार हमने P64 करा था लिटिल एंडियन में डेटा को डालने के लिए, है ना। तो इसमें हम क्या काम कर रहे हैं, इसको बता रहे हैं कि 64 बिट फॉर्मेट में आपको डेटा को पैक करना है ना। अब इस बार हमने कॉन्टेक्स्ट डॉट बाइनरी का यूज कर लिया, तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये डेटा जो है वो 64 बिट बाइनरी के लिए है। तो अब आप खाली पैक लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको 64 बिट में कन्वर्ट कर देगा, या 32 बिट बाइनरी है तो 32 बिट में कन्वर्ट कर देगा। तो हम पैक देते हैं और यहाँ पे जो भी हमारा रिटर्न जहाँ पे भी हमारे को करना है वो। लेकिन अब वही मेन क्वेश्चन आता है, अब हमारे को रिटर्न कहाँ करना है, कहाँ रिटर्न करेंगे। कोई फंक्शन तो है नहीं जहाँ पे जिसका एड्रेस दें, तो कहाँ रिटर्न कर सकते हैं। तो यहीं पे काम आता है शेल कोड। तो अब हमारे को अपना शेल कोड डालना पड़ेगा मेमोरी के अंदर, ठीक है, और हम उस शेल कोड पे रिटर्न करेंगे। यानी कि मैं इसको एक कोड अपना स्टैक के अंदर डाल दूंगा, ठीक है, मैंने कोड डाल दिया जिससे हमारे को शेल मिल सकता है। अब मैं सेम उसी कोड पे रिटर्न कर जाऊंगा और मैं उस कोड का एड्रेस इसके अंदर डाल दूंगा। तो ये क्या काम करेगा, जहां पे कोड रखा है वहां पे चला जाएगा और उस कोड को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा, तो हमारे को शेल मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे को पता चल गया कि जो शेल कोड का एड्रेस है वो हमारे को यहाँ पे डालना है। लेकिन अब हम शेल कोड को डालें कहाँ स्टैक के अंदर, खुद सोचो, कोई आइडिया लगा सकते हो शेल कोड को कहाँ डालें। क्योंकि जहां पे हम शेल कोड को डालेंगे उसका एड्रेस भी हमारे को पता होना चाहिए, इस बात को याद रखना। और एड्रेस जो होते हैं वो सेम नहीं रहते, हर बार रेंडमाइज होते हैं। मैं इस बार फाइल को रन करूंगा नया आ जाएगा, इस बार रन करूंगा नया आ जाएगा, इस बार रन करूंगा नया। तो हम एड्रेस को कॉपी पेस्ट करके नहीं डाल सकते। स्टैक के एड्रेसेस जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं हर बार। तो अगर आपने ध्यान लगाया हो तो यहाँ पे हम जंक डाल रहे हैं ना, यहाँ पे हम जंक डाल रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी डाल रहे हैं। तो इसकी जगह पे अगर मैं शेल कोड डाल दूं, तो यहाँ पे अगर मैं अपना शेल कोड डाल दूं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब मैं उसको बोल सकता हूँ कि जहां मेरा शेल कोड रखा है वहां पे रिटर्न कर जाओ। और इसका एड्रेस कैसे मिलेगा, लेकिन हमें मतलब यहाँ पे अगर मैं वापस जाने को कह रहा हूँ तो इसका एड्रेस कैसे मिलेगा। तो इसका एड्रेस अगर आपको याद होगा तो बाइनरी खुद लीक कर रही है। हम जो इनपुट डाल रहे हैं, हम जो पेलोड डाल रहे हैं, उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली बाइनरी हमारे को लीक कर रही है ना। तो मैं उसको बोल दूंगा कि उस एड्रेस पे जो बाइनरी ने लीक करा है उस पर रिटर्न कर जाओ, और वहां पे मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या डाल रहा हूँ, शेल कोड। तो ऑटोमेटिकली मेरा शेल कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ आया ये टेक्निक कैसे काम करती है। अब सबसे पहले हमारे को इस टेक्निक के लिए क्या चाहिए, हमारे को हमारा शेल कोड चाहिए, जो भी हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं वो कोड चाहिए। तो ये जो शेल कोड है ये पॉन्टूल्स भी आपको देता है, आप पॉन्टूल्स वाला भी यूज कर सकते हो। इसके लिए एक बहुत फेमस वेबसाइट है शेल स्टॉर्म, वहां पे दुनिया भर के शेल कोड रखे हैं। उसके अलावा एक और बहुत फेमस वेबसाइट है एक्सप्लॉइट डीबी, वहां पे आपको दुनिया भर के शेल कोड मिल जाएंगे। हम जो पर्टिकुलर इस चैलेंज के अंदर यूज करने वाले शेल कोड, और याद रखना ये जो शेल कोड है ये 40 बाइट से ज्यादा का नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि 40 बाइट से ज्यादा का अगर आप शेल कोड लिखोगे तो वो रिटर्न एड्रेस को ओवरराइट कर देगा, वो हमारे को नहीं चाहिए, ठीक है। तो 40 लेंथ से कम का शेल कोड चाहिए। तो उसके लिए मैं एक बढ़िया सा शेल कोड यूज करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि पहले मैं उनको कई चैलेंज में यूज कर चुका हूँ शेल कोड को, तो मुझे पता है वो शेल कोड स्टेबल है, वो काम करता है। क्योंकि मेरे को नहीं पता ये शेल कोड दुनिया भर में किसने लिखा है, वो काम करता है नहीं करता। तो हमारे को कोई एक ऐसा शेल कोड चाहिए जिसपे हम भरोसा कर पाए। तो मेरे को अपने एक्सपीरियंस से पता है एक बढ़िया सा शेल कोड, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप भी उसका यूज ले सकते हो। छोटा है, सिर्फ 24 बाइट्स का शेल कोड है ना, तो हमारे को वो यूज कर सकते हैं।
तो मैंने गूगल पे लिखा है एक्सप्लॉइट डीबी, क्योंकि मुझे पता है एक्सप्लॉइट डीबी का है वो एक्सप्लॉइट डीबी, और उसके बाद आर्किटेक्चर दे दिया कि 64 बिट शेल कोड चाहिए मुझे, और स्पेसिफिकली 24 बाइट्स वाला, क्योंकि मेरे को पता है 24 बाइट्स का। तो जो सबसे पहला आएगा आपको इस पे क्लिक कर देना, ठीक है, ये वाला खुल जाएगा। आप नीचे देख भी सकते हैं आर्किटेक्चर लिखा आ रहा है, लिनक्स का आर्किटेक्चर 64 बिट प्लेटफॉर्म के लिए, तो हमारे लिए बेस्ट रहता है। आप इस पेज पे आओगे, आपको क्या काम करना है, आपको यहाँ से ये जो लिखा है ना, ये बस इसको पूरा कॉपी कर लेना। ये होता है शेल कोड, ठीक है। ये एक कोड है, आपको दिख रहा होगा लिटिल इंडियन फॉर्मेट में, जैसे पिछली बार हमने एड्रेस देखा था, लिटिल इंडियन फॉर्मेट में है ये कोड, ठीक है। और यही हम सीधा स्टैक के अंदर डालेंगे। और ये कोड क्या काम कर रहा है, ये कोड अगर इसकी असेंबली लिखी होगी तो ये आप इसकी असेंबली पढ़ सकते हो। यहाँ पे नॉर्मल सा कर रहा है, बिन एसएच को मूव कर रहा है ये स्टैक के अंदर, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखो ये सिस्कॉल कर रहा है 3b का मतलब हुआ 59, तो इसका मतलब ये exec ve syscall कर रहा है, तो ये bin sh कॉल कर रहा है, तो ये उसका असेंबली कोड है। अगर आप असेंबली समझ सकते हो तो ये लिखिए AT&T फॉर्मेट में असेंबली है। तो मैं इसको यहाँ पे लाके सीधा पेस्ट कर दूंगा। जो हमारा शेल कोड है, शेल कोड इक्वल्स टू, ये हमारा यहाँ पे शेल कोड आ जाएगा। याद रखना है बाइट्स फॉर्मेट में है, तो इसके लिए बी लगा देना है पहले कि ये बाइट्स फॉर्मेट में हो, ठीक है। तो अभी शेल कोड हमारा आ गया बाइट्स फॉर्मेट में, जिसको हमारे को यूज करना है। नेक्स्ट, अगर आप सोचोगे तो ये सिर्फ 24 बाइट्स का कोड है, लेकिन हमारे को ओवरफ्लो करने के लिए कितने बाइट्स चाहिए, हमारे को 40 बाइट्स चाहिए। तो जो बचे हुए 16 बाइट्स है वो हमारे को कुछ भी जंक डालना पड़ेगा। तो आप a/16 लिख सकते हो कि a/16, ताकि जो यहाँ पे जो हम अपना एड्रेस डालेंगे शेल कोड का, ठीक है, वो रिटर्न एड्रेस के ऊपर ही लिखा जाए, कहीं पहले ना लिखा जाए। तो इसलिए यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो a/16, या फिर आप डायरेक्टली साइक्लिक 16 कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली 16 वैल्यू जंक्स हमारे लिए जनरेट कर देगा। अब लास्टली हमारे को वो लीक चाहिए जो बाइनरी लीक कर रही है, जो हमारे शेल कोड का एड्रेस होगा, ठीक है, हमारा जो इनपुट जा रहा है उसका स्टार्टिंग एड्रेस, तो उसको हम रिसीव कर लेते हैं बाइनरी से। तो अब आप लोगों के लिए नई चीज होगी, अभी तक आपने सिर्फ सेंड लाइन फंक्शन देखा था, है ना, कि हम सेंड कैसे कर सकते हैं डेटा बाइनरी को। अब रिसीव कैसे कर सकते हैं हम ये देखते हैं। अब जब मैं बाइनरी को रन करता हूं तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमारा जो एड्रेस है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर मैं अपने आउटपुट को 2 हिस्सों में तोड़ दूं, मैं बोलूं जो आउटपुट बाइनरी दे रही है उसको पहले आप इतने हिस्से में तोड़ दो, ठीक है, इतने हिस्से में, और जो उसके बाद वाला है वो दूसरे हिस्से में, और वो जो दूसरा हिस्सा है वो हमारे को पता है वो हमारा एड्रेस है, तो वो हम उसको निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको पाइथन में थोड़ा बहुत यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ खेलना पड़ेगा, कि हम उसे बोलेंगे पहले इतनी स्ट्रिंग जो है उसको काट दो एक अलग हिस्से में, और ये जो इतनी स्ट्रिंग है इसको अलग हिस्से में, और ये हमारा एड्रेस होगा, हम ऐसा कहेंगे, है ना। तो हमारे को किस बेस पे काटना है, हमारे को बताना पड़ेगा कि जहां पे आपको 3 डॉट्स दिख रही है, 3 डॉट्स का 2 स्पेस, यहाँ पे एक स्ट्रिंग को काट के खत्म कर दो और दूसरी स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट कर दो, है ना। स्लाइसिंग करते हैं हम, स्ट्रिंग स्लाइसिंग, समझ रहे हो, ठीक है। तो उसी टाइप से मैं कुछ और चीज करने वाला हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। और जो एड्रेस की लेंथ है ये याद रखना है 14 बाइट्स। अगर आप गिनोगे 1 2 3 4 तो ये 14 है, 14 लेंथ है इसकी, ठीक है। आप लेंथ फंक्शन से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, मैं लिखूंगा io.receive until, एक फंक्शन होता है रिसीव until, इंग्लिश में until का मतलब क्या है, तब तक रिसीव करो जब तक ये चीज नहीं मिलती है ना, तब तक हम बोलते हैं कि जब तक ये चीज नहीं आपको स्पेसिफिक मिल रही है। तो मैं बोल रहा हूँ जब तक आपको आउटपुट के अंदर ये चीजें नहीं दिख रही तब तक इसको रिसीव करते रहो, डेटा को रिसीव करते रहो, ठीक है। अब ये सारा डेटा रिसीव कर लेगा, इतना जितना डेटा इसने रिसीव करा है हमारे किसी काम का नहीं। इससे पहले सारी बेकार सी स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है, लेकिन इसके बाद ये जो भी रिसीव करेगा वो सारा एड्रेस होगा। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, io.receive एक फंक्शन होता है। रिसीव फंक्शन को आपको बताना पड़ता है कितनी बाइट रिसीव करो। तो मैं इसको बोलता हूँ अगली जो 14 बाइट्स है वो रिसीव कर लो, 14 बाइट जो अगली है, इसके आगे की जो 14 बाइट है वो रिसीव कर लो। तो इससे क्या होगा, अगली 14 बाइट हमारे को पता है हमारा एड्रेस है, तो हमारे को मिल जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ लीक इक्वल्स टू दिस, लेकिन ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, इसको याद रखना। और जो एड्रेस हमारे को देना पड़ता है वो इंटीजर फॉर्मेट, तो हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे, इंटीजर, ठीक है। और ये हेक्स फॉर्मेट में है इंटीजर, तो इसलिए यहाँ पे मैं 16 दे रहा हूँ, बेस 16, ठीक है। इसको बताना पड़ रहा है कि ये जो रिसीव हुआ है डेटा ये हेक्स फॉर्मेट में है, तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, तो ये इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। हमारा इतना काम था, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं कि ये काम करेगा हमारा पेलोड इतनी मेहनत से जो बनाया है। तो अब मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, python 3 exploit, एंटर मारते हैं, id एंड वी आर रूट। तो मेरे ख्याल से आपको बढ़िया लगा होगा, काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। शेल कोड हो गया, एड्रेस लीक हो गया, और रिसीव कैसे कर सकते हैं डेटा को, काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। सो आई होप सो आपको रिटर्न टू शेल कोड टेक्निक में मजा आया हो, आपको शेल कोड समझ के मजा आया हो। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब द चैनल।